साल का अंत है, छुट्टियों का माहौल है और ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं जाने की तैयारी में हैं। लेकिन इन सब योजनाओं के बीच एक बड़ा सवाल है मौसम का। बिल्कुल। क्या पहाड़ों पर बर्फबारी का वो सपना पूरा होगा या फिर मैदानी इलाकों में कोहरे की चादर सब कुछ रोक देगी? और इन सारे सवालों के जवाब एक तरह से कहें तो आज हमारे हाथ लगी एक बहुत ही खास रिपोर्ट में छिपे हैं। बिल्कुल। आज हमारे पास भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमानन केंद्र का दैनिक बुलेटिन है और ये रिपोर्ट बिल्कुल ताज़ा है। आज सुबह 29 दिसंबर 2025 को ही जारी हुई है। तो आज हम इस रिपोर्ट की गहराई से पड़ताल करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले हफ्ते के लिए मौसम ने पूरे देश के लिए क्या स्क्रिप्ट लिखी है। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। पड़ताल शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि मौसम के इस पूरे खेल के पीछे के मतलब मुख्य खिलाड़ी कौन है, क्योंकि इस वक्त एक नहीं बल्कि कई बड़ी वायुमंडलीय प्रणालियां एक साथ काम कर रही हैं। अच्छा, तो कौन है ये बड़े खिलाड़ी? देखिए, सबसे बड़ा और इस समय सबसे अहम खिलाड़ी है पश्चिमी विक्षोभ, जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं। हाँ, ये नाम तो सर्दियों में बहुत सुनने को मिलता है। जी, आसान भाषा में कहें तो ये भूमध्य सागर से उठी नमी से लदी हवाओं का एक सिस्टम है और यही हमारे यहाँ उत्तर भारत में सर्दियों की बारिश और बर्फबारी की असली वजह बनता है। और रिपोर्ट में इसके बारे में क्या कहा गया है? कुछ नया आ रहा है? रिपोर्ट कहती है कि एक पश्चिमी विक्षोभ तो पहले से ही मौजूद है, पर एक नया और शायद ज्यादा ताकतवर विक्षोभ 30 दिसंबर से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। मौसम वैज्ञानिक इसे ट्रफ कहते हैं, मतलब ऊपरी वायुमंडल में हवा की एक तेज नदी में एक बड़ा मोड़ आ गया है। दिलचस्प है। तो ये तो हुआ एक खिलाड़ी, और कौन है? दूसरे हैं चक्रवाती परिसंचरण यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशंस। ये क्या होते हैं? आप इन्हें छोटे स्थानीय हवा के भंवर जैसा समझ सकती हैं। इस वक्त उत्तर बांग्लादेश, पूर्वोत्तर असम और नीचे दक्षिण में कोमोरिन क्षेत्र के ऊपर ये सिस्टम बने हुए हैं। ये स्थानीय मौसम में हलचल पैदा कर रहे हैं। और फिर आती है तीसरी और शायद सबसे हैरान करने वाली ताकत, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम। मैंने पढ़ा है कि ये वायुमंडल में बहुत ऊपर बहुत तेज रफ्तार से बहने वाली हवाएं होती हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये हवाएं बहुत ही ताकतवर होती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस समय दक्षिण पश्चिम राजस्थान के ऊपर जमीन से करीब 12.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम बह रही है और इसकी रफ्तार जानते हैं कितनी है? करीब 150 नॉट्स। 150 नॉट्स? मतलब किलोमीटर में कितना हुआ ये? लगभग 280 किलोमीटर प्रति घंटा। 280 किलोमीटर प्रति घंटा? ये तो किसी सुपरफास्ट ट्रेन से भी तेज है। और ये सब हमारे सिर के ऊपर हो रहा है। बिल्कुल, आप इसे हवा की एक अदृश्य सुपरसोनिक नदी समझ सकते हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों खिलाड़ी, पश्चिमी विक्षोभ, स्थानीय चक्रवात और ये तेज रफ्तार जेट स्ट्रीम, ये सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और इसी वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का बिल्कुल अलग अलग ड्रामा देखने को मिल रहा है। तो चलिए इस ड्रामे को एक एक करके समझते हैं। कहानी की शुरुआत पहाड़ों से करते हैं, जहां सबसे पहले एक्शन दिखने वाला है ना। हाँ, पश्चिमी विक्षोभ का पहला असर वहीं नजर आएगा। रिपोर्ट साफ साफ कह रही है कि 30 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की पूरी संभावना है। बल्कि आज यानी 29 दिसंबर को भी कहीं कहीं हल्की फुहारें पड़ सकती हैं। और हिमाचल, उत्तराखंड का भी यही हाल है। जी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए भी यही पूर्वानुमान है। तो जो लोग बर्फ देखने का प्लान बना रहे हैं, उनका नया साल शानदार हो सकता है। और जो पहाड़ों पर इतनी बर्फबारी होती है तो उसका असर नीचे मैदानी इलाकों तक भी तो पहुंचता है। बिल्कुल, वो ठंडी हवाएं नीचे की तरफ आती हैं। सही कहा। रिपोर्ट के मुताबिक नए साल के जश्न के आसपास, मतलब 31 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और यहां तक कि राजस्थान में भी हल्की बारिश हो सकती है। तो नए साल की पार्टियों में एक छाता साथ रखना पड़ सकता है। लेकिन मुझे लगता है बारिश से भी बड़ी चुनौती जो उत्तर भारत में लोगों के लिए बनी हुई है वो है कोहरा। और आईएमडी की रिपोर्ट में इसे सिर्फ कोहरा नहीं कहा गया है, शब्द इस्तेमाल हुआ है घना से बहुत घना कोहरा। ये बहुत घना सुनने में ही गंभीर लग रहा है। कौन कौन से राज्य इसकी चपेट में है? लिस्ट काफी लंबी है। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर तक यही हाल रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये सिलसिला 1 जनवरी तक खिंच सकता है और पूर्व की तरफ बढ़ें तो
पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्यों में 1 जनवरी तक घने कोहरे की चेतावनी है। ये कोहरा कितना घना है, इसका कोई अंदाजा रिपोर्ट से मिलता है? कोई आंकड़े हैं? बिल्कुल, और आंकड़े चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि आज सुबह 29 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे दिल्ली के सफदरजंग और पालम एयरपोर्ट दोनों जगहों पर दृश्यता यानी विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर थे। सिर्फ 50 मीटर? जी। और यही हाल चंडीगढ़, अमृतसर, पटियाला, देहरादून और आगरा का भी था। 50 मीटर का मतलब तो ये हुआ कि सड़क पर सामने से आती गाड़ी भी ठीक से न दिखे। ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। खतरनाक ही नहीं, ये पूरे सिस्टम को ठप कर सकती है। इससे एक अहम सवाल उठता है, इतनी कम विजिबिलिटी का जमीनी स्तर पर असर क्या होता है? इसका सीधा मतलब है उड़ानें लेट या रद्द, ट्रेनें घंटों की देरी से चलेंगी। और हाईवे पर तो जाम लग जाएंगे। बिल्कुल, ये सीधे सीधे अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। कोहरे के साथ साथ ठंड का भी डबल अटैक चल रहा है। मैं इस बुलेटिन में 2 शब्द देख रहा हूँ, कोल्ड डे और शीतलहर यानी कोल्ड वेव। ये मुझे हमेशा एक जैसे ही लगते थे, पर यहाँ इन्हें अलग अलग इस्तेमाल किया गया है। इनमें कोई फर्क है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, कोल्ड डे का मतलब है जब दिन का तापमान यानी मैक्सिमम टेम्परेचर सामान्य से बहुत कम हो जाए। मतलब सूरज निकलने के बाद भी आपको लगे कि आज तो दिन में भी रात जैसी ठंड है, क्योंकि दिन गर्म ही नहीं हो पाता। अच्छा, और शीतलहर? और शीतलहर या कोल्ड वेव वो स्थिति है जब रात का तापमान यानी मिनिमम टेम्परेचर सामान्य से बहुत ज्यादा गिर जाता है। ये वो बर्फीली रातें होती हैं जब सुबह सब कुछ जमने लगता है। तो एक दिन को ठंडा बनाती है, दूसरी रातों को। अब समझ आया। तो ये चेतावनियां कहाँ के लिए हैं? कोल्ड डे की स्थिति आज 29 दिसंबर को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बनी रहेगी, और फिर 31 दिसंबर और 1 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में भी दिन बहुत ठंडे रहेंगे। वहीं शीतलहर यानी कड़ाके की ठंडी रातों की चेतावनी 30 दिसंबर के लिए पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए जारी की गई है। अगर आंकड़ों की बात करें तो एक आंकड़ा मुझे बहुत चौंकाने वाला लगा। रिपोर्ट कहती है कि 28 दिसंबर को मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान हरियाणा के हिसार में 2.5 डिग्री सेल्सियस था। और उसी दिन देश में सबसे ज्यादा तापमान कहाँ था, इसका आपको अंदाजा है? शायद दक्षिण में कहीं। जी, केरल के कोट्टायम में 35.5 डिग्री सेल्सियस। 2.5 डिग्री से लेके 35.5 डिग्री। एक ही दिन में 33 डिग्री का फर्क। ये सिर्फ एक दिलचस्प आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है कि भारत में एक मौसम जैसी कोई चीज है ही नहीं। मतलब एक हिस्सा हीटर चला रहा है तो दूसरा एसी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और ये सिर्फ महसूस होने वाली ठंड नहीं है। अगर हम तापमान के सामान्य से विचलन को देखें तो मध्य, पूर्व और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चल रहा है। और कुछ जगहों जैसे असम, मेघालय, मध्य प्रदेश, गुजरात में तो ये सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा कम है। मतलब इन क्षेत्रों में ठंड असामान्य रूप से पड़ रही है। तो उत्तर भारत तो पूरी तरह से ठंड और कोहरे की चपेट में है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में क्या चल रहा है? दक्षिण भारत का क्या हाल है? दक्षिण भारत में कहानी बिल्कुल अलग है। वहां मौसम ज्यादातर शुष्क और साफ है। हाँ, अगले कुछ दिनों में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी मौसमी हलचल नहीं है। और पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत? जैसा हमने पहले बात की, वहां मुख्य विलेन कोहरा है। बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल से लेकर असम, मेघालय, त्रिपुरा तक 1 जनवरी तक घने कोहरे की चादर बिछी रहेगी। लेकिन एक जगह है जिसका मौसम इन सबसे बिल्कुल जुदा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जी, अंडमान इस पूरी कहानी में एक वाइल्ड कार्ड की तरह है। वहां की स्थिति बाकी देश से पूरी तरह अलग है। 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक वहां गरज, बिजली और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। तो जो लोग वहां नए साल की छुट्टियां मना रहे हैं, उन्हें समंदर किनारे थोड़ा सावधान रहना होगा। इन सब के बीच एक अच्छी खबर भी है। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि अगले 7 दिनों के लिए मछुआरों के लिए समुद्र में जाने को लेकर कोई चेतावनी नहीं है। हाँ, ये एक बड़ी राहत की बात है, खासकर तटीय समुदायों के लिए। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन सभी पूर्वानुमानों का, इन चेतावनियों का हमारे रोजमर्रा के जीवन पर क्या असर पड़ सकता है?
और हम अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? कोहरे के कारण एयरपोर्ट, हाईवे और रेलवे पर एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। सही बात है। तो सलाह साफ है, यात्रा पर निकलने से पहले अपनी एयरलाइन या रेलवे से संपर्क जरूर कर लें। और अगर खुद गाड़ी चला रहे हैं तो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, धीरे चलें। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य पर दोहरा असर है। पहला, कोहरे का। घने कोहरे में सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, उसमें धूल और प्रदूषण के कण भी फंसे होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ये सीधे हमारे फेफड़ों में जाते हैं और खांसी, जलन और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं पैदा करते हैं। अस्थमा के मरीजों के लिए ये बहुत ही मुश्किल समय होता है। और दूसरा असर ठंड का है, जाहिर है। जी, ठंड से फ्लू, जुकाम जैसी आम समस्याएं बढ़ जाती हैं। लेकिन रिपोर्ट में एक बहुत जरूरी चेतावनी दी गई है, कंपकंपी को कभी नजरअंदाज ना करें। कंपकंपी लगना इस बात का पहला संकेत है कि आपका शरीर गर्मी खो रहा है और हाइपोथर्मिया की तरफ बढ़ रहा है। और ज्यादा देर तक ठंड में रहने से फ्रॉस्ट बाइट का भी खतरा होता है। बिल्कुल, जिसमें त्वचा और ऊतक जम जाते हैं, जिससे गंभीर नुकसान हो सकता है। यानी वो जो हमारी माँ और दादी हमेशा कहती थीं कि एक मोटी जर्सी से अच्छा है 3 पतले स्वेटर पहनो, वो बात मौसम विज्ञान भी मानता है? बिल्कुल, विज्ञान भी यही कहता है। कपड़ों की कई परतें पहनने से उनके बीच हवा की एक परत बन जाती है जो इंसुलेशन का काम करती है। रिपोर्ट में भी यही सलाह दी गई है, ढीले ढाले गर्म कपड़ों की कई परतें पहने, सिर, गर्दन और हाथों को ढक कर रखें। खानपान को लेकर भी कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे विटामिन सी वाले फल और सब्जियां खाएं और गर्म तरल पदार्थ पीते रहें। ये शरीर की इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए जरूरी है। अब आते हैं तीसरे और बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र पर, कृषि। किसानों और पशुपालकों के लिए भी खास सलाह दी गई है। हाँ, ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी खाद्य सुरक्षा इसी पर निर्भर करती है। बिल्कुल, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जहां पाला पड़ने का खतरा है, किसानों को शाम के समय फसलों की हल्की सिंचाई करने की सलाह दी गई है। इसके पीछे विज्ञान ये है कि पानी जब जमता है तो गर्मी छोड़ता है, जिससे जमीन और पौधों के आसपास का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है और वो पाले से बच जाते हैं। और सब्जियों और छोटे पौधों के लिए? सब्जियों की नर्सरी और छोटे पौधों को रात में पुआल या पॉलीथीन शीट से ढकने को कहा गया है। इसी तरह पशुओं को रात में बाड़े के अंदर रखने और उन्हें गर्म रखने के लिए नीचे सूखा बिस्तर बिछाने की सलाह है। ये छोटे छोटे उपाय किसानों को बड़े आर्थिक नुकसान से बचा सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमारी इस पड़ताल का नतीजा ये है कि आने वाला सप्ताह मौसम के लिहाज से एक्शन से भरपूर रहने वाला है। एक तरफ उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ छुट्टियों में बर्फबारी का तोहफा ला रहा है, तो दूसरी तरफ घना कोहरा और शीतलहर मैदानी इलाकों में लोगों की परीक्षा ले रही है। बिल्कुल, साल का ये आखिरी हफ्ता हमें मौसम के कई अलग अलग रंग और रूप दिखाएगा। तो इस पूरी बातचीत का सार यही है, अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो बेहद सतर्क रहें, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। और ठंड से बचने के जो भी जरूरी उपाय हैं उन्हें अपनाने में कोई कोताही ना बरतें। हमने जमीन पर होने वाले मौसम के बारे में इतनी गहराई से बात की, लेकिन जाते जाते एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। जरा सोचिए कि जब हम यहाँ कोहरे और ठंड की बात कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त हमारे सर से 12-13 किलोमीटर ऊपर लगभग 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा की विशाल अदृश्य नदियां यानी जेट स्ट्रीम बह रही हैं। ये वैश्विक ताकतें हमारे रोजमर्रा के मौसम की स्क्रिप्ट लिखती हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में क्या इन विशाल नदियों का व्यवहार बदल रहा है, और क्या भविष्य में इनके मिजाज का सटीक अनुमान लगाने की हमारी क्षमता पहले से बेहतर होगी या और भी चुनौतीपूर्ण? इस पर सोचना जरूरी है।